हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मजे में फैंटास्टिक फैंटाबुलस मजेदार झन्नाटेदार एकदम रापचिक माहौल चल रहा है ना। हाँ सर जी, चल रहा है। चलना चाहिए भाई, ज़रूरी है, चलते रहना चाहिए, ये सब भी तो होना चाहिए, है ना। तो अच्छा, कल की डेट में हमने यूक्लिड ज्योमेट्री ख़त्म कर दिया, है ना। एक चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स का था वो ख़त्म कर दिया। तो आज हम साइंस पे आ गए। किस पे आ गए बच्चा लोग? साइंस। साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या नाम है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आज उसका इंट्रो देंगे और कुछ चीज़ों के बारे में बात और करेंगे, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। और अच्छे से पढ़ना, समझे बच्चा लोग। फेवरेट बालक और बालिकाओं, बढ़िया से पढ़ना, है ना। समझो भैया। तो देखो, इंट्रो 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 आता है। अब ये जो इंट्रो आता है तो इंट्रो ये कहता क्या है? कहता क्या है? पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एयर वाटर पेट्रोल, शुगर ऑक्सीजन डायमंड सिल्वर, है ना। ठीक। ये इसका कुछ थिकनेस, हाँ ठीक है ना। एयर वाटर पेट्रोल शुगर ऑक्सीजन डायमंड सिल्वर गोल्ड फाइबर फैब्रिक्स एटसेट्रा आर ऑल मैटर्स। ठीक। ये सब क्या है? ये सब जो है ये सब है मैटर। क्या है बच्चा लोग? मैटर है। गोल्ड हो गया, फाइबर हो गया, फैब्रिक, ये सब क्या है यार? इसको हो क्या गया यार, डाक नहीं चल रहा, है ना। ये सब क्या है? मैटर है। तो इन मैटर, हिंदी में क्या कहा जाता है? मैटर को क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा लोग? पदार्थ कहा जाता है। ठीक है भाई। तो जैसे कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी, एयर देखा, ठीक है, वाटर देखा, है ना, पेट्रोल देखा, ऑक्सीजन है, शुगर है ना। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब क्या कहलाती हैं बच्चा लोग? मैटर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। अरे ये क्या हो गया, डार्क हो गया। क्या कहलाती हैं ये सब क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चा लोग? मैटर कहलाती हैं। बात क्लियर है? ठीक है। तो मैटर को हिंदी में कहा जाता है पदार्थ। क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। ठीक है सर जी, पदार्थ कहा जाता है। तो महर्षि कनड़ जो थे, जो अपने इंडिया के ही बहुत बड़े फिलोसफर थे पुराने समय में, ठीक है, उन्होंने बताया, पोस्टुलेट किया दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग, अगर हम क्या करेंगे किसी मैटर को, ठीक है, लगातार डिवाइड करते जाएंगे, टुकड़ों में तोड़ते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे। अरे जी कितना तोड़ेंगे? अगर जितना तोड़ सकते हो यार। वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तो हमें छोटे से छोटे पार्टिकल्स मिलते चले जाएंगे। तो अ स्टेज विल कम व्हेन वी विल गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे जहां पे हमें बहुत छोटा सा पार्टिकल मिलेगा, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको आगे डिवाइड किया नहीं जा सकता। हाँ सर जी, बात सही है आपकी, नहीं डिवाइड कर किया जा सकता। तो कन्नड़ कॉल्ड दीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स परमाणु। तो कन्नड़ साहब ने बताया कि ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, इन्हें क्या कहा जाएगा? परमाणु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परमाणु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चा लोग? परमाणु। ठीक। परमाणु जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? ऐसे करके लिखा जाता है, परमाणु। ठीक है, क्लियर है ना। और फिर बाद में डॉल्टन साहब आए। कौन है? डॉल्टन है। डॉल्टन ने इन्हीं स्मॉलर पार्टिकल का नाम क्या दे दिया? एटम दे दिया। क्या दे दिया? एटम। अब समझे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? एटम। मतलब बात है बड़ी प्यारी। प्यारी बात ऐसे है कि डॉल्टन ने बाद में इसे नाम दे दिया एटम, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। क्या मतलब होता है? इनडिविजिबल। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो और छोटे टुकड़ों में नहीं टूटने वाली, और छोटे टुकड़ों में नहीं टूटने वाली, उसे इंडिविजिबल बोल दिया गया। ठीक। तो पकुड़ा कट्टायामा एक और एंशियंट इंडियन फिलोसफर थे, ठीक है, जिन्होंने बताया कि दीज स्मॉल पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। और उन्होंने ये बात बताई कि यही जो छोटे छोटे से मैटर है ना, ये जो होते हैं ये किसी ना किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जो नेचर में जो मिलते हैं हमें, वो हमेशा हमें किसी ना किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए ही मिलते हैं। ठीक है, जो हमें अलग अलग तरीके के मैटर बना करके देता है। ठीक, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक। तो द स्मॉलेस्ट कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स इज नाउ
ठीक, कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, उसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या है कि जो एटम्स है, एटम समझ गए ना, कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। तो वही जो एटम है जो वो कंबाइंड फॉर्म में हो जाता है, कौन सी फॉर्म में बच्चा लोग, जब वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, ठीक है, तब उसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्लियर है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल है। अब जो अलग अलग तरीके के एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दस द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये जो मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। तो जो मैटर बन के तैयार होता है वो किससे बन के तैयार हुआ था, सर एटम से बन के तैयार हुआ था। तो मैटर की जो प्रॉपर्टी होंगी वो एटम जैसी होंगी, हाँ सर बिल्कुल होंगी। एंड मॉलिक्यूल्स या फिर किसकी होंगी, मॉलिक्यूल्स की होंगी, फ्रॉम विच द मैटर इज मेड, जिससे मैटर बना होगा। अब जैसे कि दूध है, ठीक है, तो दूध के अंदर दूध के तो पार्टिकल्स होंगे, तो दूध के छोटे छोटे से एटम्स पार्टिकल्स मिल करके ही क्या बनाए होंगे, दूध बनाए होंगे ना। बात साफ है ना, क्लियर है। ठीक, तो बस प्रॉपर्टी कौन सी, मिल्क ही शेयर करेगा, मिल्क ही शो करेगा, बस ये बात है, समझ गए। तो ये बात होती है एटम के बारे में। तो एटम समझो क्या होता है, एटम है इस धरती की, इस यूनिवर्स की हर सबसे छोटी चीज। एक कोई भी एक ऐसी चीज लो जिसको जितना ज़्यादा डिवाइड कर पा रहे हो उतना ज़्यादा डिवाइड कर दो, तोड़ दो, टुकड़ों में चलता जाए, चलता जाए, जाता जाए, जाता जाए, चलता जाए, खत्म। आखिरी में जो पार्टिकल बचे जिसको तोड़ा ना जा सके, द पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल, ठीक, जिस पार्टिकल को तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक, और एटम से क्या बनता है, मैटर बनता है। ठीक, एटम से क्या बनता है, मैटर बनता है, और मैटर वही प्रॉपर्टीज शो करता है जो एटम और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, और एटम से ही क्या बनता है, एक और चीज मॉलिक्यूल भी बनता है जब वो कंबाइंड स्टेट में होता है। क्लियर। अब इसी के बेसिस पे कुछ लॉज हैं, क्या है बच्चा लोग, कुछ लॉज, कुछ नियम है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, ये कुछ लॉज है। तो द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। तो समझो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ नियम लग रहे होते हैं। दीज लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उन नियम को क्या कहा जाता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। दीज लॉज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। ये लॉज किस पे बने, जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनके बेसिस पे बने। दीज लॉज कन्फर्म द आइडिया ऑफ एटम बीइंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो यही जो लॉज हैं ये बात बताते हैं कि एटम सबसे छोटा है, यही लॉ कन्फर्म करते हैं। तो देयर आर 5 लॉज, हमें 5 लॉ हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, लेकिन हमें अभी इस स्टेज पे हमें कितने लॉ पढ़ने हैं, सिर्फ 2 लॉ पढ़ना है। ठीक, 2 लॉ पढ़ने हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट और इंडेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये 2 लॉ पढ़ने हैं हमें। ठीक है, तो आज हम लोग पहले वाले लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है समझो, है ना। ये लॉ दिया था लेविजर साहब ने, किसने दिया था, लेविजर ने दिया था। ठीक, ये जिस नाम को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लेविजर, इन्होंने ये लॉ दिया हुआ था। ठीक है, एंटोइनो लेविजर जिनका नाम है। ठीक, अरे ये क्या हो गया, एंटोइनो लेविजर है ना जिनका नाम था। तो इन्होंने ये बताया कि जब भी कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, मतलब कौन सा चेंज हो रहा है, फिजिकल या फिर केमिकल चेंज हो रहा है ना। जब भी कोई कौन सा चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, या फिर जब भी कोई कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट होगा, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बना रहा है, तो इस तरफ इन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा लोग, प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बताई कि रिएक्टेंट्स का जो भी मास होगा, ठीक है, रिएक्टेंट्स का जो भी मास होगा, ठीक है, वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। ये बात इन्होंने बताई। ठीक है, मतलब कि इन अ केमिकल रिएक्शन द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी फिजिकल रिएक्शन में जो मास होता है,
मतलब जो वजन होता है, जो द्रव्यमान होता है जिसे हिंदी में कहते हैं, उसको ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। जितना शुरू में था उतना आखिर में भी रहेगा, ये बात इन्होंने बताई थी, है ना, ये बात इन्होंने बताई थी। ठीक है ना। तो इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो इन्होंने यही बात बताई कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा बच्चा लोग, प्रोडक्ट का भी होगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द सब्सटेंस विच, ठीक है, और ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं रिएक्शन में उन्हें क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। मतलब ये वाले जो सब्सटेंस हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, रिएक्शन करने जा रहा है, रिएक्शन करने जा रहा है, मतलब इन्हें क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट बोला जाएगा। ठीक, क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट बोला जाएगा, है ना। तो वेयर एज द न्यू सब्सटेंस, और जो नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे इस केमिकल रिएक्शन में उन्हें क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट बोला जाएगा, ये वाले। ठीक, क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट बोला जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक, दस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो इस लॉ के हिसाब से देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। तो केमिकल या फिजिकल चेंज के बाद कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट रहता है वो हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैटर को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये इन्होंने बताया था। अब इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ जैसे, तो इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें अब देखा गया व्हेन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर डिकम्पोज्ड। जब क्या किया, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि CaCO3 कितना लिया गया, 100 ग्राम लिया गया। इसको डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करने का मतलब ये है कि क्या करना है बच्चा लोग, गर्म करना है, हीट कर देना है। ठीक, हीट कर देना है। तो जब हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का वजन आता है 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का वजन आता है 44 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, मास ऑफ रिएक्टेंट वो है 100 ग्राम। हाँ सर जी है। मास ऑफ प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट कितना है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक का मास है 56 ग्राम, दूसरे का मास है 44 ग्राम, मिला करके कितना आ रहा है, 100 ग्राम आ रहा है। हाँ सर जी आ रहा है। तो देयर इज नो चेंज ऑफ मास। तो क्या हुआ, कोई भी मास का चेंज नहीं हुआ। ठीक, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के बाद कोई भी मास का चेंज नहीं हुआ। 100 ग्राम था, 100 ग्राम बना, बस। देखा, यही था। अरे वाह, इस पे क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। समझो बच्चा, समझो। तो इन अ रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रही है, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। 5.3 ग्राम जो था वो 6 ग्राम एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था। ठीक है भाई, लिखते हैं ज़रा। एक तरफ था हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, ठीक, और साथ में कौन रिएक्शन कर रहा था, एथेनोइक एसिड रिएक्शन कर रहा था। ठीक है भाई, ठीक, बना क्या, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हुए, जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए वो क्या फॉर्म हुए, समझो ज़रा। जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए वो कौन से थे, ठीक, द प्रोडक्ट्स वर कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, और 0.9 ग्राम क्या फॉर्म हुआ, पानी फॉर्म हुआ। ठीक है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट कितना था, 5.3 ग्राम था। एथेनोइक एसिड कितना था, 6 ग्राम था। कितना था, 6 ग्राम था। ठीक, कितना था बच्चा लोग, 6 ग्राम था। कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, ये फॉर्म हुआ था 2.2 ग्राम और 0.9 ग्राम पानी फॉर्म हुआ था। और भी एक चीज़ बनी थी, आगे लिखी हुई है, प्लस 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोएट। और क्या बना था, सोडियम एथेनोएट बना था। ठीक, और वो कितना था, कितना लिखा हुआ है, 8.2 ग्राम लिखा है, 8.2 ग्राम लिखा हुआ है। तो शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बताना है कि ये भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर आती है। हमने कहा ठीक है भाई। तो क्या कर लेते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लेते हैं। तो कितना था रिएक्टेंट का मास, सर जी 5.3 और 6 ग्राम था। हाँ बच्चा, 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम मिला करके कितना बन गया, 11.3 ग्राम बन गया।
अब मास ऑफ प्रोडक्ट कर लो, 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम प्लस 8.2 ग्राम, 9 2 9 2 11, 11 2 13 का 3, करिया 1 8 1 9, 9 2 11, 11.3 ग्राम आ गया। तो देखो बच्चा, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। हो गया सिंपल, इजी पीसी। इसी का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, what weight of silver nitrate will react with 0.585 gram of NaCl to produce 1.435 gram of AgCl and 0.85 gram of sodium nitrate। पूछा ये जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का कितना वजन 0.585 ग्राम के साथ, सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि AgNO3, इसको मान लो x ग्राम, कितने ग्राम रिएक्शन करे सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि दे रखा है 0.585 ग्राम के साथ, कि हमें सिल्वर क्लोराइड मतलब कि AgCl जो कि है 1.435 ग्राम वो मिल जाए, और साथ साथ सोडियम नाइट्रेट क्या मिल जाए बच्चा लोग, सोडियम नाइट्रेट मतलब कि NaNO3 मिल जाए, ठीक 0.85 ग्राम, ठीक ये हमें मिल जाए। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम सोडियम क्लोराइड, इसका नाम सिल्वर क्लोराइड और इसका नाम सोडियम नाइट्रेट, ठीक। तो हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। हाँ सर बिल्कुल आप बात सही कह रहे हो, ठीक। तो पता चल जाएंगे, तो x प्लस 0.585 बराबर 1.435 प्लस 0.85, ठीक ऐड कर दो पता चल जाएगा, x बराबर, ठीक इधर जोड़ेंगे तो कितना 5 8 4 8 12 का 2 कैरी 1.285, ठीक 5 हो गया, 8 3 11 का 1, अरे गड़बड़ हो गया। तो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे, इसके नीचे 8 इसके नीचे, तो 5 नहीं जुड़ेगा, 3 और 8 का 11 का 1, ठीक 8 और 3 11 का 1 कैरी आया, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, ये वाला 5 ओके, 3 और 8 मिला करके नहीं, 3 और 8 नहीं रिएक्शन करेंगे, ठीक रिएक्शन करेगा 3 और 5 ये मिला करके 8 हो गए, 4 और 8 मिला करके 12 हुआ, पॉइंट आया 0, 2.285 आया, 2.285 आया। अब इसमें से माइनस कर देंगे 0.585, माइनस कर देंगे, तो x बराबर 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 5 गया 7, इधर बचा 1, तो 1.7 कितना आ गया 1.7 ग्राम, मतलब कि हमें कितना AgNO3 चाहिए था सर 1.7 ग्राम चाहिए था, कितना चाहिए था 1.7 ग्राम चाहिए, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, चकाचक आ गया ना आंसर, ठीक एकदम चकाचक, बढ़िया बढ़िया आगे, ठीक। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, रिएक्ट कर रहा है 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है भाई, 2.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, रिएक्ट कर रहा है 11.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड से जो कि फॉर्म हो रहा है, तो सो दैट दीज डेटा कन्फर्म द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करके बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हुआ या नहीं हुआ, बताना ज़रूर, वरना मुझे पता कैसे चल रहेगा कि पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, हाँ पता चलना चाहिए ना, पढ़ना भी तो ज़रूरी है बच्चा लोग, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। एक क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ ये वाला, हाँ जी 6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है भाई Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कितना है 6 ग्राम प्लस इज मेड टू रिएक्ट विद 15.3 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड मतलब कि CH3COOH जिसका वजन है 15.3 ग्राम, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके बना क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है CO2 प्लस, है ना, एंड द मास ऑफ सोल्यूशन लेफ्ट, और कुछ जो बच गया, ठीक है वो बच गया 18 ग्राम बच गया, कितना बच गया 18 ग्राम, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बताना है कितनी बनी, ठीक बता लो,
6 ग्राम प्लस 15.3 ग्राम, क्योंकि हम जानते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, x प्लस 18 ग्राम। ठीक, तो 15 6 21, 21.3 ग्राम माइनस 18 ग्राम बराबर x, तो x बराबर 21 में से 18 का बचा 3, तो 3.3 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 3.3 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। चका चक। तो बस आज के लिए इतना ही था, छोटा सा लेक्चर था प्यारा सा, लेकिन मामला बड़ा थोड़ा, कंटेंट बड़ा था, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अच्छे से पढ़ा दिया, अच्छे से आ जाना चाहिए, और जो एक क्वेश्चन होमवर्क दिया वो ज़रूर हो जाना चाहिए। ठीक, कमेंट सेक्शन में राधे राधे डालना मत भूलना, और मेरी तरफ से भी राधे राधे।